राम जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी की टीचर कनु फेरवानी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक नया पाठ जो हमने शुरू किया था फीचर लेखन, उसका भाग 3 देखेंगे। लेखिका हैं डॉक्टर वीना शर्मा और लेखिका के परिचय के अलावा हम फीचर लेखन के बारे में कुछ और संक्षेप में जान लेते हैं। आज देखिए, फीचर लेखन को हिंदी में रूपक कहा जाता है। लोगों को रुचिकर लगने वाले यह लेख विशेष लोक, स्थान, घटना पर केंद्रित होता है और समाचार पत्रों में समाचार के अतिरिक्त भी बहुत कुछ छपता है, जैसे संपादकीय, जिसका मतलब होता है एडिटोरियल, एडिटर जो लिखते हैं। कई तरीके के लेख होते हैं, साक्षात्कार होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। फीचर होता है, कार्टून्स होते हैं, आपने कई बार देखे होंगे। ग्राफिक होते हैं और विज्ञापन के साथ ही साथ पाठकों के पत्र, जिसमें पाठक अपनी शिकायतें आदि या सुझाव लिखते हैं। परंतु फीचर इन सब में प्रमुख है। और अब ये समझ लेते हैं कि समाचार और फीचर में क्या अंतर है। समाचार और फीचर में यह अंतर है कि समाचार पाठकों को सूचना देते हैं और फीचर न सिर्फ सूचना, शिक्षा देते हैं, साथ ही साथ मनोरंजन भी करते हैं। और आपको बताऊं, फीचर को लिखने के साथ उसमें थोड़े फोटोज ऐड किए जाते हैं ताकि वह पाठकों के साथ ज्यादा अच्छी तरह से जुड़ सके। समाचार पाठकों को तात्कालिक घटना से अवगत कराता है, जो रिसेंटली कुछ हुआ हो वह समाचारों में, न्यूज में होता है, जबकि फीचर ऐसा नहीं करता। फीचर में कल्पना शक्ति बहुत होती है, जो समाचार में कल्पना शक्ति की कोई जगह नहीं होती। जो चीज जैसी दिखाई देती है उसमें वस्तुनिष्ठता व तथ्यों पर जोर दिया जाता है कि जैसी जो घटना है वैसे का वैसा ही आप उसे लिखेंगे। समाचार में आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते, परंतु फीचर में लेखक अपनी राय, दृष्टिकोण तथा भावना डाल सकता है। यहाँ मैंने आलोचना शब्द का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, तो याद रखिए इसमें राय डाल सकते हैं, दृष्टिकोण या भावना डाल सकते हैं, न कि आलोचना, न ही कोई किसी तरीके की टीका टिप्पणी। फीचर का कोई तय ढांचा नहीं होता। कह सकते हैं कि फीचर लेखन कहानी की तरह होता है, इसका कथात्मक शैली जैसा होता है। और फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक और आकर्षक होती है, जबकि समाचार की भाषा सहज और पाठकों के स्तर को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। देखिए, समाचार पत्र हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर तबके के लोग पढ़ते हैं, तो अगर हम उसकी भाषा को अलंकारिक या उसकी भाषा को क्लिष्ट रखेंगे तो पाठक उसके साथ बिल्कुल जुड़ नहीं पाएंगे। तो हम जो आज कहानी पढ़ रहे हैं, इस कहानी में स्नेहा नाम की महिला के माध्यम से फीचर लेखन को पाठ में बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं इस पाठ में। आज हम उसके अंतिम कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे। उसके पहले मुझे ऐसा बहुत लगा कि आपको फीचर लेखन के बारे में अगर बार बार थोड़ा बता दिया जाएगा तो आप पाठ पूरा होने तक अच्छे से समझ जाएंगे कि फीचर लेखन क्या है। हम अब पाठ पे आ जाते हैं अपने। वहाँ हमने पढ़ा था कि जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक, यह हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे, पाठक अंत तक जुड़ा रहता है फीचर से और उसकी जिज्ञासा प्रस्तावना पढ़ने के बाद ही जागृत हो जाती है। तो अगला इसका हम बिंदु देख लेते हैं, विवरण अथवा मुख्य कलेवर। तो फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है, अच्छे से विस्तृत रूप से बताया जाता है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव
लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता रोचकता के साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है। इस बात को समझिए, लेखक के खुद के अनुभव को वह साथ ही साथ उसने जो जानकारी प्राप्त की है उसे, और जिस विषय पर वह फीचर लिख रहा है उसे एक क्रमबद्ध तरीके से लिखता है और साथ पिरोता है, और साथ ही साथ यह एक बात सुनिश्चित करता है कि वह रोचक भी हो और शब्द जो उसने प्रयोग किए हैं वह संतुलित भी हो, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न करते उसकी जानकारी बढ़े। पहला हमारा जो बिंदु हमने पढ़ा प्रस्तावना, दूसरा है विवरण और तीसरा है उपसंहार। उपसंहार में क्या है? यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। अब आपने पूरा फीचर पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसकी मेन बॉडी पढ़ ली। अब आप जो पूरा संक्षेप में उसका सार और निचोड़ की आखिर फीचर लेखक आप तक क्या अपनी भावना पहुंचाना चाहता था, यह उपसंहार में वह लिखता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। समापन मतलब कि वह क्या कहना चाहता है, निचोड़, अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। अगर फीचर आपके अंदर कुछ चिंतन पैदा करते हैं तो वह फीचर लेखक की बड़ी सफलता है। और उपसंहार कैसा होना चाहिए? जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिले और साथ ही साथ उसकी जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा भी बनी रहे। और चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है शीर्षक मतलब टाइटल। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। देखिए, जो आप लिख रहे हैं वह आपको शीर्षक पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि आखिर आपके सामने अब क्या परोसा जा रहा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। देखिए, ऐसा शीर्षक न हो कि पूरी कहानी लिख दी गई है, और ऐसा होना चाहिए कि जिसे आपको उत्सुकता आपके अंदर पैदा हो कि क्या लिखा है। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। तो शीर्षक के और क्या गुण होने चाहिए? वह नवीन, नए तरीके से लिखा हो, आकर्षक तरीके से लिखा हो। जब आप पढ़ें तो आपके ज्ञान में भी कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके की वृद्धि होनी आवश्यक है। अब स्नेहा कहती है, आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर लेखक आपको जब बहुत सारे बिंदु टिप्स बताता है तो सुनने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धन बहुत ही उच्च कोटि का होता है। तो यहाँ पर जब स्नेहा पूरे अपने पुराने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, मैडम, कहाँ खो गई हैं आप? स्नेहा चौंक उठी, कहने लगी, जी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। अपने ही क्षेत्र में अपने ही जैसा लायक अगर कोई सामने पत्रकार दिखता है तो मनुष्य लेखक 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। उसे अच्छा लगता है अपने किसी को देखकर, जाने माने पत्रकार को। तो वह चौंक उठी। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था, तो वह पत्रकार भी बहुत नामी गिरामी था। स्नेहा ने कहा, अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं,
तो आप क्यों मेरी सभा में आप मतलब मेरा भाषण सुन रहे हैं, या आप मुझसे कौन से बिंदु, या आप मुझसे क्या ज्ञान या क्या आप मेरे से मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा कि आप भी तो बहुत ही विख्यात फीचर लेखक हैं। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। बहुत ही बड़ी बात कह दी पत्रकार ने कि मैं आप जो भी हूँ उसमें आपका योगदान है। और स्नेहा तो उस मतलब लेखक पत्रकार को पहचानती ही नहीं थी, तो उसने कहा मेरा योगदान, वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। कुतूहल का मतलब है आश्चर्य से, इसे हम कौतूहल भी कहते हैं। अभी आपको मैं कठिन शब्दों में यह बताऊंगी। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। बहुत खुशी होती है जब आपसे सीखा हुआ कोई आपका ही विद्यार्थी आपके सामने आके आपको गुलदस्ता दे। और उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था, वो आभारी था स्नेहा का। स्नेहा अवाक सी खड़ी रह गई, आश्चर्यजनक सी खड़ी रह गई, हैरान सी खड़ी रह गई, और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसका व्याख्यान इतना सफल था। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मैं बीच बीच में आपको फिर से फीचर लेखन के बहुत सारे बिंदु समझाती जा रही हूँ। कठिन शब्द देख लेते हैं। जागृत, सचेत, कलेवर, ढांचा, क्रमबद्धता, क्रमानुसार, संतुलित, सभी पक्षों का यथास्थान होना, सम्मुख, सामने, सार, तत्व, तत्व जिसे हम बोलते हैं ना किसी चीज का निचोड़, निष्कर्ष, नतीजा, अनुत्तरित जिसका उत्तर न दिया गया हो, हम कहते हैं ना उत्तर और अनुत्तरित, औचित्यपूर्ण, उचित होने की अवस्था, शीर्षक, टाइटल, किसी भी हम अनुच्छेद को जब हम उसका मुख्य नाम लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं, व्याख्यान, लेक्चर, समाधान, निवारण, शंकाओं, संदेहों को कहते हैं, विख्यात, प्रसिद्ध, योगदान देना, सहयोग करना, कुतूहल, कौतूहल या जिज्ञासा को बोलते हैं, कृतज्ञता, आभार मानने का भाव, और अवाक होता है चकित रह जाना, हैरान रह जाना। देखिए यहाँ पर आपने जो बिंदु समझे, सोपान जो हमने कहे थे फीचर लेखन के, उसमें पहला था प्रस्तावना जो हमने पिछली कक्षा में किया, दूसरा था विवरण अथवा मुख्य कलेवर, कलेवर का मतलब आपको मैंने समझा दिया कि ढांचा उसका मुख्य क्या है, तीसरा था उपसंहार, और चौथा है शीर्षक। देखिए इन 4 के अलावा मुझे अपनी तरफ से और एक बिंदु जो फीचर लेखन का सोपान महसूस होता है वह मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए 5वां सोपान या चरण छाया चित्र होता है। छाया चित्र या फोटो होने से फीचर की प्रस्तुति ज्यादा कलात्मक हो जाती है। आपको अगर मैं एक पाठ पढ़ाती चली जाऊं और बिल्कुल उसके बारे में कुछ प्रस्तुति न दूं तो वह थोड़ा समझने में कठिन हो जाता है। इसी प्रकार जब फीचर के साथ कोई फोटो या छाया चित्र आ जाता है ना, तो उसका पाठक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल और प्रतिकूल विलोम शब्द है। अनुकूल मतलब पॉजिटिव, प्रतिकूल मतलब नेगेटिव। विषय से संबंधित छाया चित्र होने से विषय और भी सहज और आकर्षक हो जाता है। जैसे आपने कोई खबर पढ़ी, समाचार पढ़ा, वहां तक ठीक है, पर आप एक फीचर पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे
कल्पना चावला थी, वह बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी और वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी थी। अगर मैं उसके साथ उनके ऊपर एक फीचर लिखूं और उनके साथ उनका एक चित्र लगा दूं, तो आप उससे जुड़ पाएंगे, उस महिला से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उनके किए गए कार्यों। साथ ही साथ चित्र ऐसा हो जो फीचर को अधिक रोचक बनाए तथा पाठक के भीतर विषय की प्रस्तुति के प्रति विश्वसनीयता भी बनाए। देखिए, न सिर्फ चित्र उस फीचर को रोचक बनाएगा, बल्कि पाठक को जब हम किसी का छाया चित्र देख लेते हैं या किसी घटना का एक चित्र देख लेते हैं, तो उसकी सच्चाई पर भरोसा थोड़ा अधिक हो जाता है। अगला हम देखते हैं अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषताएं हैं। मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, मानवीय रुचि पर आधारित, कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्क संगतता, गतिशीलता, रोचकता तथा चित्रात्मकता, भाषा शैली। इसे थोड़ा समझ लेते हैं इन सारे के सारे बिंदुओं को। अब अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं ऐसे समझ लेते हैं कि जहां समाचार पत्र उल्टी पिरामिड शैली में लिखा जाता है, अर्थात समाचार शैली में आरंभ से पूरे घटना का विस्तार देते हैं और फिर उसके सार की तरफ बढ़ते हैं, निचोड़ की तरफ। परंतु फीचर लेखन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यह कहीं से कैसे भी आरंभ किया जा सकता है। और साथ ही साथ फीचर लेखन किसी घटना का सजीव चित्रण होता है, अतः इसमें जो हम पात्र लेते हैं ना, उसकी भी भूमिका बड़ी अहम रहती है। और वही फीचर लेखन में हमारे उसी के इर्द गिर्द ही सारी घटना उस पात्र के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और इसमें जो पात्र होता है वह चलायमान होता है, जीवित होता है। देखिए, मैं आपको एक पुस्तक में फीचर लेखन का दिया हुआ है एक उदाहरण, और एक उदाहरण मैं आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगी। उसके पहले आप अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं वह समझिए। वह मनोरंजक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, और वह सबसे महत्वपूर्ण है कि मानवीय रुचि पर ऐसी चीज न हो जहां रोचकता अगर नीरस हो गई तो फिर पाठक उसे पढ़ना ही नहीं चाहेगा। और चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए कि आपको ऐसे लगे कि आपके सामने पूरा दृश्य आपकी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए, ऐसी शैली होनी चाहिए उसकी। और साथ ही साथ यहाँ है ना, जैसे कल्पनाशीलता, तो कल्पना का समावेश होना तो बहुत ही आवश्यक है। आप उस पात्र को, आप उस घटना को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप उसे कैसे चित्रात्मक तरीके से लिख रहे हैं, वही फीचर लेखक की जीत है, सफलता है। लंबा व घुमावदार नहीं होना चाहिए आपका फीचर लेखन। ऐसा होना चाहिए कि रुचि उत्पन्न हो, भावनात्मक तरीके से पाठक उससे जुड़ सके, आपके लिखे हुए शब्द तर्क संगत हों, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आपने लिखा है उसमें गति होनी चाहिए। आज के समाज में, आज की जो सदी है, तब पाठकों के पास अधिक समय नहीं है। अगर आपके लेखन में उसमें बांधने की क्षमता नहीं है तो पाठक तुरंत ही दूसरे समाचार की तरफ मुड़ जाएगा। आपके फीचर लेखन में विचित्रता और रोचकता होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, तथ्य और आंकड़े जो लाए हैं, वह इकट्ठे जो किए हैं आपने, वो बड़े प्रभावशाली होने चाहिए। और साथ ही साथ याद रखिए कि झूठ की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है, जगह नहीं है। आपका फीचर लेखन तुरंत अविश्वसनीय माना जाता है फिर। इसलिए सारे तथ्यों को ठीक से रखिए। ऐसा फीचर हो कि ज्ञान व भावना व संवेदना पाठक की जागे,
और वह आपके टीचर में वह पूरी की पूरी भाषा ही, पूरी भावना ही निहित होनी चाहिए उसके अंदर। वह आपकी भावना कहीं गुम नहीं हो जानी चाहिए, कहीं पाठक आपकी बात से, पढ़ने से कहीं दूर नहीं चले जाने चाहिए। तो अब हमने अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं भी समझ ली। मैं आपको फीचर लेखन के प्रकार भी अच्छे से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जो हमारे पुस्तक में है। अब हम एक फीचर का उदाहरण देख लेते हैं। आपकी पुस्तक का ही उदाहरण है ये। प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। अब आप शीर्षक से ही देखेंगे तो शीर्षक यहाँ क्या कह रहा है कि प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। शीर्षक छोटा भी है और साथ ही साथ रोचक भी है। आपको पढ़कर ऐसे लगेगा कि ऐसा क्या अवार्ड ने किसी को चैंपियन बना दिया, पर जब आप यह फीचर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। नागपुर महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हाल ही में टेनिस में सोनाली बत्रासभा को 3.0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया। इसी के साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई। और क्या कहना था इनका, महिमा पांडे का? उनका कहना था कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने में से सफलता प्राप्त होती है। वे बताती हैं, इससे पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में, मतलब इंटरस्टेट चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला। जब वह हार गई तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह बहुत मूर्ख है। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं यह चैंपियनशिप जीत पाई हूँ। चैंपियनशिप अंग्रेजी का शब्द है। वस्तुतः खेल कूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। वास्तविकता में देखा जाए तो खेल कूद हमारे जीवन का एक अहम मुख्य हिस्सा है। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेल कूद के लिए भी प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। बहुत अच्छी पंक्ति है। देखिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी ही आपका मन भी स्वस्थ होगा। अगर शरीर अस्वस्थ है तो पूरा ध्यान उसी पे लगा रहेगा। तो यहाँ पर महिमा कह रही हैं कि अपने बच्चों को न सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि खेल कूद के लिए भी खूब प्रेरित कीजिए। इस सूक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर घर आएंगे तो शरीर भी उनका स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेलकूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये तो बहुत पुरानी एक कहावत है जो हमारे माता पिता ने भी हमसे कही। लेकिन जब हम बड़े होने के बाद उन प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों को, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे, हमारे वही माता पिता जो कहते थे खेलो मत, बड़े होने पर इन्हीं खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर कहते थे, ये देखो ये खिलाड़ी खेलकर ही आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मुकाम मतलब लक्ष्य पर पहुंचे हैं अपने। तो देखा जाए तो खेल कूद आज सफल कैरियर के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें नाम भी है और दाम भी। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आजकल खेल में बहुत ही ज्यादा नाम भी है, मतलब आपको ख्याति भी मिलती है, साथ ही साथ आप पैसा भी बहुत कमाते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर, अपनी बहुत सारी सानिया मिर्जा, ऐसे बहुत सारे हमारे खिलाड़ी हैं
जो न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, पर वह पैसा भी काफी कमा रहे हैं। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। खेल चाहे जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है, ताजगी प्रदान करता है, मन को बहलाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। मेरी भांजी रिया का कद छोटा था। डॉक्टरों ने उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। कहते हैं इन खेलों से लंबाई बढ़ती है। बॉक्सिंग, एथलीट, रग्बी तो है ही, इंडोर गेम्स में शतरंज और टेबल टेनिस भी ऐसे खेल हैं जिनमें नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। देखिए, आजकल तो हर खेल की अपनी जगह बहुत ही ज्यादा कीमत है, क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्त करने का यह बहुत ही बढ़िया साधन है। शतरंज की बात करें तो विश्वनाथ आनंद हैं हमारे देश को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी प्रकार बॉक्सिंग, एथलीट, रग्बी, कई गेम हैं जिसमें नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। आज महिला घर के सारे काम तो करती ही है, साथ ही साथ वह समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी पहचान निर्माण कर रही है। देखिए, फीचर लेखन को कैसे महिलाओं की तरफ ले आए हैं, पाठ इसकी लेखन की रोचकता को बनाए रखते हुए। तो न सिर्फ महिला घर के काम करती है आजकल, वह समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि, राजनीति पॉलिटिक्स, समाज सोसाइटी, चिकित्सा मेडिसिन और कृषि एग्रीकल्चर, और यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र, मतलब हमारी सीमाओं पर भी आज महिलाओं का बोलबाला है। हमारे सामने कई उदाहरण हैं जिनमें पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे, बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। देखिए, कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती हैं कि स्टेट चैंपियनशिप में हारने पर मुझे लूजर बॉक्सर का खिताब मिला। बहुत ही अफसोस की बात है, पर उसे ऐसा कहा गया कि वह लूजर है। बस मैंने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है, और मैं बनी। तो देखिए, यहाँ पर प्रेरणा भी मिल रही है पाठकों को। खेल कूद अनजाने में ही जीवन के कई नियमों से हमें परिचित करवा देते हैं। खेलने कूदने में जब हम हारते हैं, जीतते हैं, अनुशासन सीखते हैं, समय की पाबंदी तथा महत्व सीखते हैं, समय की सूचकता, मैत्री भावना और सबसे महत्वपूर्ण टीम वर्क के साथ रहने से हम जल्दी और अधिक बेहतर खेल सकते हैं। सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल में गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि खेल कूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती खेलों से मिलती है वह अच्छे से अच्छे जिम में जाने से भी नहीं मिलती है। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियों से भी हमें बचाते हैं खेल, क्योंकि शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक, एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अन्य देशों की तरह हम भी खेलों को उचित महत्व दें। तो यह आपके उदाहरण का फीचर लेख था आपके पुस्तक का। इसमें कुछ बातें जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। देखिए, पूरा रोचक था, आपको यहाँ प्रेरणा मिली,
साथ ही साथ एक शिक्षा मिली कि हमें भी अपने देश में खेलों को वही महत्व देना चाहिए जो अन्य देश अपने नागरिकों को, अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, अब अगली कक्षा में आपको एक फीचर लेखन का और उदाहरण देंगे, साथ ही साथ उसके प्रकार समझेंगे और स्वाध्याय भी